नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। दिवाली से 2 दिन पहले आज दस्तक में बात उन इशारों की जिन्हें सरकारें और राजनीतिक दल नहीं समझे, और राजनीतिक दल समझे तो फिर मुश्किल है। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम से करीब 4.5 महीने पहले आज 13 राज्यों में हुए उपचुनावों के परिणाम आ चुके हैं। महंगाई, किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों के बीच हुए इन उपचुनावों के परिणाम का राजनीतिक अर्थ क्या है? आज पहली दस्तक इसी सवाल और इन्हीं सवालों के साथ बाबू समझो इशारे। सभी लोगों ने बीजेपी के खिलाफ खुलकर वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर रही है। जिन्होंने गरीब का जीवन बदल दिया, ये उसका समर्थन है जनता। एनडीए इंटैक्ट था और हम लोग जानते थे कि निश्चित रूप से अमन भूषण हजारी जी जीतेंगे, क्योंकि एनडीए सरकार ने यहाँ काम किया। हम लोग दोबारा 2023 में सत्ता में आने वाले। मोदी को बाहर का रास्ता दिखाना है तो तमाम विपक्ष के राजनीतिज्ञों को एक साथ आना पड़ेगा। देश में 3 लोकसभा सीट और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीट के नतीजे आए। धनतेरस पर विजय तेरस मनाने का काम बीजेपी के खेमे में भी दिखा। कांग्रेस के खेमे में भी। असल में नतीजे कहते क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। उपचुनाव के नतीजों में सबसे बड़ी गर्मी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की आई, जहां बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महंगाई को पार्टी उम्मीदवारों की हार का जिम्मेदार माना। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई, और ऐसी चीजें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। गैस के दाम 10 महीने में 300 रुपए बढ़े। पेट्रोल डीजल के दाम साल भर में 29 रुपए तक बढ़ गए। क्या इसी महंगाई ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को उपचुनावों में हिला दिया? जहां बीजेपी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इलाके मंडी की अपनी जीती हुई लोकसभा सीट को उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों बीजेपी को हारना पड़ा। 3 विधानसभा सीट में भी बीजेपी को अपनी ही 2 जीती सीट पर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस 2 सीटों पर फायदे के साथ 3 सीट पर विजयी रही। सवाल है, अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात और उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बदलेगी? हिमाचल हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन करने वाले राज्य के नाम से मशहूर है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। महंगाई का मुद्दा खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उठाया है, तो अब भाजपा को दूसरे राज्यों में भी इस मुद्दे से निपटने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों में 4-0 से मिली मात के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में खुश है। वजह ये कि कांग्रेस को 3-1 से हरा दिया। इस बार भी आज धनतेरस के दिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है। मुझे भी भरोसा नहीं था कि इस जबरदस्त तरीके से उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में लौटेगा। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट के बाईपोल में बीजेपी ने अपनी पुरानी सीट पर जीत कायम रखी। 3 विधानसभा के नतीजों में देखें तो पृथ्वीपुर और जोबट की सीट कांग्रेस के हाथ से छीन ली। हालांकि बीजेपी की परंपरागत रैगांव सीट को कमल से छीनकर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इन नतीजों का सियासी अर्थ अब जानिए। मध्य प्रदेश में इसी साल हुए दमोह उपचुनाव में मिली हार के बाद दिल्ली तक ये अटकलें लगने लगी थी कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर खतरा है। अब इस उपचुनाव में मिली जीत के बाद इन अटकलों को तो शिवराज सिंह चौहान ने समाप्त कर दिया है, लेकिन यूपी की सीमा से सटी अपनी परंपरागत रैगांव विधानसभा सीट हारने के बाद बीजेपी को अब मंथन जरूर करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि जमीन का यही असर आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले।
नतीजों को समझने के लिए जरूरी है तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल, जहां मई में चुनाव हारी बीजेपी के लिए आज अच्छी खबर नहीं आई। मुख्य चुनाव के बाद उपचुनाव में भी ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी के साथ बंगाल में खेला कर दिया। 4 सीटों पर बंगाल में विधानसभा उपचुनाव हुए। बीजेपी अपनी जीती जिताई 2 सीट भी हार गई। चारों सीट पर टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं। दिनहाटा सीट पर मई में बीजेपी के निशीथ प्रामाणिक सिर्फ 57 वोट से टीएमसी के आगे जीते थे। जुलाई में निशीथ प्रामाणिक केंद्र में मंत्री बन गए और विधानसभा सीट छोड़ दी। अब उसी दिनहाटा सीट पर बीजेपी, जहां मई में 57 वोट से जीती थी, अब बीजेपी को 1,64,089 वोट से हार का सामना करना पड़ा। हर बार यहाँ बाई इलेक्शन ऐसे ही होता है। पुलिस वोट कराती है, जहाँ हमारे कैंडिडेट को अपना वोटिंग करने नहीं दिया जाता है, जहाँ बीजेपी को ना गाड़ी देते हैं, ना माइक देते हैं, ना रहने के लिए होटल देते हैं, और वहाँ पर ऐसा ही रिजल्ट होता है। 4 सीटों के नतीजे ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपना वोट शेयर और बढ़ा लिया। आगे की कहानी क्या होगी? अब आगे क्या होगा? ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में और मजबूत हो चुकी है और ममता अब संभव है कि देश में विपक्षी एकता के अपने मकसद को पूरा करने के लिए और जी जान से जुटेंगी, और ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। पहले विधानसभा में हार, फिर पार्टी के नेताओं का टूटकर टीएमसी में जाना, और अब उपचुनाव में बुरी तरह शिकस्त के बाद पार्टी को नए सिरे से बंगाल के लिए रणनीति बनानी होगी। रणनीति तो अब बीजेपी को राजस्थान में भी बनानी पड़ेगी। राजस्थान में किसी भी चुनाव में बीजेपी को अब तक की समझ लीजिए अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। धारियावाड़ सीट बीजेपी के कब्जे में थी। उपचुनाव के नतीजे में बीजेपी तीसरे नंबर पर यहां चली गई। वल्लभनगर में कांग्रेस ने अपना कब्जा कायम रखा, लेकिन बीजेपी यहां चौथे नंबर पर चली गई। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस की धमाकेदार जीत के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि यहाँ पर पंजाब जैसे हालात नहीं होने वाले हैं। कांग्रेस नेतृत्व कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मजबूत होंगे, मगर असली हलचल तो बीजेपी के खेमे में हो रही है, जहां पर बीजेपी एक विधानसभा सीट पर चौथे स्थान पर आई है और अपनी सीट पर तीसरे स्थान पर गई है। वसुंधरा लाओ बीजेपी बचाओ खेमा अभी से सक्रिय हो गया है। आगे आने वाले दिनों में बीजेपी में झगड़ा बढ़ेगा। उठापटक तो नीतीश को कुर्सी से हटाने में जुटे तेजस्वी और कांग्रेस के रिश्तों में भी अभी और बढ़ सकती है। जहां लालू प्रसाद यादव के लंबे अरसे के बाद चुनाव प्रचार में जुटने के बावजूद आरजेडी को कामयाबी नहीं मिल पाई। जहां कांग्रेस के अलग होकर लड़ने से क्या तेजस्वी नीतीश के तीर का सामना नहीं कर पाए? बिहार में उपचुनाव के नतीजों की बड़ी खबर पहले देखते हैं। पहली बात, कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगह जेडीयू ने सीट जीतकर नीतीश कुमार को मजबूत किया, अपनी सीट बचा कर रखी। दूसरी बात, कांग्रेस और आरजेडी एक होकर लड़ते तो संभव है कि तारापुर सीट पर उलटफेर हो पाता। तीसरी बात, बिहार में अभी कांग्रेस अकेले लड़ने की हालत में कतई नहीं। कुशेश्वर स्थान में जो है सिंपैथी मिला लोगों को, जेडीयू के प्रत्याशी को। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों ने जेडीयू को बीजेपी के तनातनी से और तेजस्वी के तंज के बीच संजीवनी दी है। मंथन कांग्रेस और तेजस्वी को करना है कि साथ मिलकर लड़ने में फायदा है, अलग लड़ने में नुकसान। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और आरजेडी के बीच खिचखिच कम होगी, इसके आसार कम दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के अलनाबाद की सीट पर आईएनएलडी के अभय चौटाला दोबारा जीते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला के इस्तीफे से ही इस सीट पर दोबारा चुनाव कराया गया है। आज तक ब्यूरो। इशारे क्या वो सरकारी बाबू और सरकारी सिस्टम में बाबू साहब बनकर बैठे लोग भी समझेंगे, जो रोज 7 घंटे काम करने के बदले 50 रुपए पाने वाली महिला रसोइयों का अधिकार भी समय से नहीं देते। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील बनाकर बच्चों को खिलाने वाली करीब 4 लाख महिला रसोइयों का 8 महीने से पैसा रोककर रखा गया। महिलाओं ने दस्तक दी, अब जाकर 4 महीने का उनका अधिकार का पैसा जारी होने लगा है। हम
50 रुपया लायक के हमें मेरा काम नहीं है, 100 रुपया लायक के। 9 महीने की तनख्वाह नहीं आई तो गरीब मने क्या खाएंगे? पैसे नहीं मिले तो कैसे का हो? का माटी थोड़ी खाए के मने जी। हर महीने नहीं आए तो 2 महीने 3 महीने के तो आ ही जाए, और इतना बड़ा त्योहार है। सरकार हमारे लोग को मजबूरी नहीं समझता। बच्चे पढ़े, स्वस्थ रहे, गरीबों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पौष्टिक खाना मिले, देश का भविष्य सुरक्षित रहे, इन सब की जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाएं लाचार हैं। जब महीने 2 महीने नहीं बल्कि 8-8 महीने तक इनके मेहनत का मानदेय देने में सिस्टम लचर हो जाए। कौन हैं ये लोग जिनसे सरकारी व्यवस्था ने काम करा के गेहूं में घुन की तरह मानकर इनकी खुशियों को चाल कर अलग कर दिया? जब आप त्योहार में अपनी कंपनी से बोनस पाए होंगे, तोहफा अपने दफ्तर से लाए होंगे, जब त्योहार मनाने का पैसा हर घर के लिए जरूरी होता है, तब उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील का खाना बनाकर देने वाली रसोइयों के साथ क्या अन्याय हुआ? उत्तर प्रदेश के 1,68,768 स्कूलों में 18 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए 3,95,000 से ज्यादा रसोइयां खाना बनाती हैं। जब मजदूर को भी 350-400 रुपए रोज की दिहाड़ी मिलती है, तब मिड डे मील का जिम्मा उठाने वाली रसोइयों को सिर्फ दिन के 50 रुपए दिए जाते हैं, और महीने की कुल 1500 रुपए देने में हालत ये कि 8 महीने बाद जाकर वो पैसा देना सिस्टम को याद आ रहा है। खर्चा नहीं चल रहा, 4 लड़के हैं, कैसे उनको पढ़ाई, कैसे लिखाई, कैसे का करी? जब पैसे नहीं मिले तो कैसे का हो? कौन का माटी थोड़ी खाए के मने जी ना। जब महंगाई की आग चारों तरफ चल रही है, तब क्यों इन महिला रसोइयों की उम्मीदों पर कुनीतियों का बेलन चल गया? ये वो लोग हैं जिन्हें 12 महीने तनख्वाह भी नहीं मिलती, मई जून में इनका वेतन नहीं आता, बाकी जब देना होता है तब उन्हें महीनों लटकाकर झेलाया जाता है। 9 महीने से पेमेंट नहीं आवा और पूरा क्लास में झाड़ू लगाते हैं। 12 महीने की तनख्वाह नहीं आती, 10 महीने की तनख्वाह आती, और में बस 9 महीने की तनख्वाह नहीं आई तो गरीब मने क्या खाएंगे? जितने रुपए का बर्गर एक बच्चा एक बार में खाकर शहर में छोड़ देता है, उससे भी कम 50 रुपए दिन भर के नाम पर सुबह से शाम तक ये महिलाएं पाने के लिए सरकारी स्कूलों में काम करती हैं। इन रसोइयों के कर्तव्य तो दीवार पर छपवा दिए गए, ये बताते हुए कि कैसे ध्यान रखना है, कैसे सुरक्षित स्वस्थ बनाने वाला खाना बनाना है, लेकिन इनके का पैसा समय पर देने का कर्तव्य भुला दिया गया। जब राम किशोरी जैसी गरीब महिला रसोइयों को भगवान भरोसे त्योहार मनाने की नौबत आ गई है। नहीं चल पाते भैया, ऐसे चलाए रहे, गुजर कर रहे। जैसे भगवान माने इसी कारण पिछले हफ्ते यूपी में रसोइया महासंघ के बैनर तले इन महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा, ताकि अब तो वेतन मिल जाए। अब सोचिए, एक दिन का 50 रुपए का अपना हक पाने के लिए अगर संघर्ष करना पड़े, तो क्या है हकीकत उस व्यवस्था की जिसमें दावे बड़े बड़े होते। निश्चित तौर पर किसी का भी मानदेय अगर कहीं विलंबित होता है तो निश्चित तौर पर उससे परेशानियां भी होती है, क्योंकि उनके भी घर का बजट चलना होता है। कुछ कठिनाइयां कुछ कारणों से, प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से विलंब हुआ है, लेकिन जल्द ही उनके खाते में राशि पहुंच जाएगी। सरकार ने इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए। 8 महीने तक पैसा किसी गरीब का रोक कर रखना कैसे कोई तकनीकी खामी हो सकती है? रसोइयों के आंदोलन के बाद अब 8 महीने से रुका पैसा जारी करना शुरू किया गया, वो भी कितना, जरा सुनिएगा। मार्च, अप्रैल, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीनों का मानदेय शासन द्वारा रिलीज किया गया है। उन लोगों को तो 8 महीने का बाकी, लेकिन अभी शासन से जैसे ग्रांट उसकी भी आएगी वो भी उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी तो 4 महीने की ही ग्रांट आई है हमारे पास। किसी के हक का पैसा एहसान की तरह देने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पता करना चाहिए कि कौन लोग हैं जिनके कारण वक्त पर महिला रसोइयों को पैसा उनके हक का नहीं दिया गया। अब दिया भी जा रहा है तो आधा अधूरा। यूपी के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों का पेट भरने वाली रसोइया महिलाएं, जिनकी तादाद 4 लाख के करीब है, 8 महीने से अपने मानदेय के लिए तरस रही हैं। उनके घरों में अब आर्थिक संकट है। अधिकारियों का मानना है कि मानदेय की प्रक्रिया इस समय चल रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि 8 महीने से
क्यों नहीं इन महिलाओं को उनका हक दिया गया जो अब त्योहार के समय अपना घर चलाने के लिए तिनके तिनके को मोहताज हो गई हैं। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। पंजाबी फोक सॉन्ग शायद आपने सुना हो, बाजरे दा सिट्टा। किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हो या फिर शॉर्ट वीडियो, हर कोई अपनी रील इसी पर एक बार अवश्य बनाता है, बाजरे दा सिट्टा। हमारी कहानी किसी की वीडियो की नहीं है, उस बाजरे की है जिसे उगाने वाला किसान राजनीति के बीच हर साल फंसकर सिर्फ नुकसान उठा रहा है। क्या किसानों की समस्याओं के निशारों को भी समझा जाएगा? कांग्रेस कहती कि एमएसपी का कानून केंद्र सरकार बनाए, बीजेपी की केंद्र सरकार बाजरे पर एमएसपी तय करती है। अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार उस एमएसपी पर खरीद नहीं शुरू करती। बीजेपी की केंद्र सरकार कानून बनाती है कि किसान कहीं भी जाकर उपज बेचे, लेकिन राजस्थान के किसान को हरियाणा में बाजरा लाकर बेचने पर वहां की बीजेपी सरकार रोक लगा देती है। इस तरह किसान हितैषी होने की राजनीति के खेत में किसान खड़ा रह जाता है। या तो सड़क पर बाजरा रखकर इंतजार करते हुए कि सरकार खरीदेगी, या फिर मंडी में औने पौने दाम अपने हाथ में उस फसल के लिए पाता है जिससे घर का खर्च चलने की उम्मीद रहती है। बाजरे पर बंजर की जाती किसानों की उम्मीदों को समझने के लिए पहले बाजरे के बारे में जान लीजिए। बाजरे की घुघरी हो, बाजरे की खिचड़ी हो या बाजरे की रोटी हो, शहरों में वजन घटाने के लिए लोग यही बाजरा खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल शरीर में यही बाजरा कंट्रोल करता है। भरपूर मात्रा में फाइबर होने के कारण यही बाजरा पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और डायबिटीज तक से लोगों को बचाने का गुण बाजरे में होता है। लेकिन शहर को बीमारियों और डॉक्टरों की मोटी फीस से बचाने वाला बाजरा जो किसान उगाता है, उसके साथ छल हो जाता है। हजारों किसानों को सैकड़ों करोड़ के नुकसान से बचाने वाली दस्तक देने आज तक संवाददाता उतरते हैं। राजनीतिक पक्ष बाजरे की राजनीति का पता करने शरद कुमार पहुंचे। मंडी से किसान की हालत आप तक पहुंचाने के लिए देवांकुर वधावन ने जिम्मेदारी उठाई। राजस्थान की गिनती बाजरे की उपज को लेकर देश के अग्रणी राज्यों में होती है। यहाँ प्रति वर्ष 4 करोड़ क्विंटल बाजरे की पैदावार होती है, पर प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रही है, जिसकी वजह से किसानों को हर साल 3200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए जब मुद्दा उठाती हैं, तो क्या कहती हैं? जरा पहले इसको सुनिए। सरकार पूरी तरह से फेल है। किसानों के प्रति सरकार ने किसानों को एकदम पूरी तरह से नकारा है। सवाल है कि फिर राजस्थान की कांग्रेस सरकार क्यों नहीं किसानों की सुनती? क्यों राजस्थान की मंडी में बाजरा किसान लेकर आया तो खरीदने वाली सरकारी नीति और नियत दोनों गायब है? देश का 75% बाजरा राजस्थान के किसान उगाते हैं, लेकिन क्यों नहीं उसका पैसा पाते हैं? जवाब देखने के लिए अब राजस्थान की राजधानी की सड़कों को देखिए। ऊंट पर किसानों को बैठा कर लाया गया, पीछे ऊंट गाड़ी पर बाजरे की बोरियां हैं। क्या बाजरे के दाम को लेकर सरकार के आगे बीन बजावे और सरकार न सुन पाए वाली हालत है? राजस्थान में बम्पर बाजरा हुआ है, सरकार कम से कम खरीदे, क्योंकि केंद्र सरकार ने एमएसपी घोषित कर रखी है। उसका फायदा राजस्थान के किसानों को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। अब सरकार अगर जागती भी है और खरीदती भी है विलंब से, तब तक होगा क्या कि किसानों को पैसे की जरूरत होती है, वो औने पौने भाव में बेच आएंगे मंडियां, और फिर क्या है कि बिचौलिए उसे एमएसपी पे खरीदेंगे। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी खरीद करनी चाहिए। अब बाजरा राजस्थान की सरकार नहीं खरीदेगी तो किसान अगली फसल बोने का पैसा कहां से पाए? इसलिए 800-900 रुपए प्रति क्विंटल के घाटे पर वो किसी को भी बाजरा बेच देने को मजबूर है। राजस्थान विधानसभा में यह कानून पारित किया गया है कि एमएसपी पर नहीं खरीदने पर जेल हो सकता है, अपराध है एमएसपी पर नहीं खरीदना। जो सरकार ही राजस्थान के अभी किसानों के साथ अपराध की भागीदार है, उनसे सवाल करिए तो जवाब मिलेगा। केंद्र बताए कहां से खरीदे।
कुल मिलाकर कहानी ये कि बाजरे दा सिट्टा गाने पर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। करोड़ों लोग भारत में बाजरे दा सिट्टा गाने पर रील अपनी बना सकते हैं, लेकिन बाजरा उगाने वाला किसान बाजरे की सियासत में फंसा रह जाएगा, इस साल भी हर साल की तरह। देवांकुर वधावन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। दुनिया भर के नेताओं के साथ जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मंत्र देकर वहां से लौट रहे हैं। लक्ष्य भारत ने भी तय कर दिया है, लेकिन ये तस्वीरें ये अद्भुत हैं। ये भारतीयों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। स्वदेश लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय के लोग वहां पर हैं, बच्चे बहुत सारे आए, बेहद आत्मीयता के साथ। देखिए, जेब से पेन निकाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पेन मांगा, उन्होंने कहा कि पेन दीजिए, पेन नहीं था किसी के पास, अपनी जेब से पेन निकाला और इस छोटी सी बच्ची को, जो उनके लिए कुछ लेकर आई थी, ऑटोग्राफ, और ये छोटी सी बच्ची को ऑटोग्राफ दिया। इस परिवार के लिए खुशी का ठिकाना नहीं है, और अपना पेन भी दे रहे हैं। नहीं, अच्छा, और भी लोग आ गए हैं अब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें नहीं, पेन एक बार फिर से बच्चे के सर पर हाथ रखा, बहुत ही आत्मीयता के साथ, अपनत्व के साथ, अपनेपन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। पेन लेकर वापस उन्होंने जेब में रखा है और बच्चों से बात भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत व्यस्त शेड्यूल होता है, लेकिन उस बीच जितने भी छोटे बच्चे हैं, सबके सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है। छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं और ये इन बच्चों पर इस मुलाकात का बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। ये बच्ची, छोटी सी बच्ची तो हाथ पर शायद ऑटोग्राफ मांग रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी उसे निराश बिल्कुल नहीं किया है, और ये अद्भुत तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस छोटी सी बच्ची के हाथ पर उन्होंने ऑटोग्राफ दे दिया है, नरेंद्र लिखा है, नरेंद्र, और इस बच्ची के हाथ पर भी उन्होंने नरेंद्र लिखा है। अब बच्चों के हाथ आगे आने लगे, बहुत छोटा सा बच्चा, बहुत ही आत्मीयता के साथ, बहुत ही प्यार के साथ। ये भारतीय समुदाय के लोग हैं जो 7 समंदर पार विदेश में हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे सुन रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, भारतीय लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। एक एक व्यक्ति जो वहां पर मौजूद है, सबकी तरफ देखना, सबका अभिवादन स्वीकार करना, सबकी बात का जवाब देना, जो बोल रहा है, ऑटोग्राफ मांगा तो ऑटोग्राफ देना है। लेकिन एक बार ऑटोग्राफ का जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब वो लगातार, और ये देखिए, भावुक हो गई हैं ये महिला, ये जो महिला है विदेश में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भावुक हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, वो इतनी भाव विभोर हो गई हैं। अब हाथ उन्होंने भी अपना आगे बढ़ा दिया है, लगातार ऑटोग्राफ दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये अपनापन है। देखिए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये खुशी के आंसू हैं, वो विश्वास नहीं कर पा रही हैं। अब जब ऑटोग्राफ देने का सिलसिला शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिलसिला लगातार जारी है। स्वागत हुआ, ढोल नगाड़े की थाप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थिर के और उन्होंने ढोल बजाना भी शुरू कर दिया। भारत के लिए रवाना होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 अद्भुत तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी, देखिए कितनी आत्मीयता से उनसे बातचीत हो रही है, उनका हालचाल पूछा जा रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है, उनकी सरकार की तारीफ की जा रही है। ये सोचा नहीं होगा इन भारतीयों ने, भारत के इन लोगों ने, जो 7 समंदर पार, इतनी हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए हैं, अपने देश से दूर, और दीपावली के अवसर पर आज धनतेरस है। ऐसे में ग्लासगो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो जाना, हर व्यक्ति जो वहां पर मौजूद है और उसका उतनी ही आत्मीयता के साथ, उसी तरह से, जो जिस तरह से मिल रहा है, उसे उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। लोग बहुत हैं, ढेर सारे लोग हैं, लेकिन कोई निराश नहीं है, किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। जिसने भी हाथ आगे बढ़ा दिया उसके हाथ पर ऑटोग्राफ दे दिया, जिसने कागज आगे बढ़ा दिया उसके कागज पर ऑटोग्राफ उन्होंने दे दिया, जिसने हाथ जोड़ा उसका हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया, जिसने हाथ आगे बढ़ाया उससे हाथ आगे बढ़ा दिया, जो झुककर जिसने प्रणाम किया उसे झुककर उसका जवाब दिया, और लगातार किसी के कंधे पर हाथ रख दिया, किसी से हाथ मिला लिया, बेहद आत्मीयता से, बहुत ही अपनत्व
वाला ये व्यवहार, बहुत ही प्रेम और भाईचारे वाला ये व्यवहार, ये लोग इस मुलाकात को शायद जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतने नजदीक से मिलना अपने आप में एक सुखद अनुभव इन लोगों के लिए, और वो लोग जो भारत से इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए हैं, वो लोग यहां पर इन लोगों से मिल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में बस भारत के लिए रवाना हो रहे हैं, कुछ ही देर में रवाना होंगे, और उससे पहले वो इन भारतीय लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन दो तस्वीरें यहां पर हैं, दोनों अद्भुत तस्वीरें हैं। जो भारतीय समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रवाना करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे। इन लोगों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर प्रदेश में कुछ लोगों ने चरण स्पर्श भी किया, उन्हें आशीर्वाद उन्होंने दिया है, और न सिर्फ विश्व को उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर अपना मंत्र दिया है। वन सन वन थ्योरी की बात उन्होंने कही है। ग्लासगो में भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। जब वो दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ थे, जब वो ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर बोल रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी छाप छोड़ी थी। और इस समय जब वो लोगों से मिल रहे हैं, तो वो बेहद सरल, बेहद सहज व्यक्ति के तौर पर एक देश के, इतने बड़े राष्ट्र के, भारतवर्ष के, महान भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जब अपनों से मिलते हैं, तो वो प्रधानमंत्री नहीं रह जाते। ऐसा लगता है कि अपने ही बीच का कोई व्यक्ति है जो हमसे ही मिल रहा है, अपने ही परिवार का कोई मुखिया है जो हमसे मिल रहा है, जो हमें आशीर्वाद दे रहा है। तो ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अद्भुत रूप देखने को मिला है। जलवायु परिवर्तन पर उन्होंने वन सन वन वर्ल्ड का संदेश दिया था। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, दुनिया के लिए इतना बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर आए हैं। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।